एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो स्टार्ट से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी चैप्टर है, ट्रस्ट मी। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, आप मुझे खुद कहोगे हाँ बहुत इजी चैप्टर है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइपोथेसिस होता क्या है, मतलब इतना हमें बड़ा सा नाम हाइपोथेसिस, वो समझेंगे। हाइपोथेसिस की आज ऐसी टर्म्स करने वाले हैं जिसके अगर आपने आज की क्लास अच्छे से पढ़ ली, ये टर्म्स अच्छे से कर ली, तो आपके आने वाली जितनी भी क्लासेस इस चैप्टर की आपको सुपर इजी लगेंगी। आज नींव रखने वाले हैं, बेस करने वाले इस चैप्टर का अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। सारी डेफिनेशन सारी चीज समझ रहे होंगे, प्रोसीजर एंड में समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो डोंट वरी, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज की क्लास में ध्यान से समझो। आज जितने अच्छे से समझोगे, आने वाली क्लासेस में उतने अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। पूरी डेडिकेशन के साथ सारा इधर उधर जो भी ध्यान है सिर्फ स्क्रीन पे ले आओ और देखो कैसे ये चैप्टर इतना इजी मैं बोल रही हूँ, सच में सुपर इजी। स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है पहले यही क्लियर कर लेते हैं, बहुत ध्यान समझना, सुपर इजी है। हाइपोथेसिस को अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं ना, इसका मतलब होता है एजम्पशन करना। क्या मतलब होता है? एजम्पशन, कुछ एज्यूम करके चलना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, फिर मैंने देखा कि साउथ की कंपनी है ना, वहां पे सैलरी ज्यादा होती है। ठीक है, एक साउथ की कंपनी की मैंने कहा सैलरी ज्यादा होती है। फिर मैंने दूसरी भी देखा साउथ की, वही एक और कंपनी उठाई, उसमें भी सैलरी ज्यादा थी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि साउथ की कंपनीज की सैलरी ज्यादा ही होती है। एक दो कंपनी का देख के मैंने टोटल बोल दिया भाई साउथ में जितनी भी कंपनीज है उनकी सैलरी ज्यादा होती है। अभी ये बात सच है नहीं है मुझे नहीं पता, ये ट्रू है फॉल्स है मुझे नहीं पता, वो तो जाने के बाद देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी, वहां बैठे बैठे एकदम मैंने देखा कि हाँ एक कंपनी यहाँ तो साउथ की, मेरा फ्रेंड साउथ में काम कर रहा है, इसकी सैलरी ज्यादा है। दूसरा फ्रेंड दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, सैलरी ज्यादा है। तो मेरे माइंड में एक सेटअप हो गया कि साउथ की कंपनीज में सैलरी क्या है, ज्यादा होती है। ये मेरी एजम्पशन है, ट्रू है कि नहीं है वो बाद की बात है। जो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि साउथ की कंपनीज में सैलरी ज्यादा होती है, ये एजम्पशन जो है दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं। मुझे सिर्फ एक दो कंपनी के बारे में पता था, है ना, कि एक दो मेरा फ्रेंड इसमें काम कर रहा था, इसमें काम कर रहा था, मुझे एक दो कंपनी के बारे में पता था कि इसमें सैलरीज अच्छी हैं, लेकिन पूरे साउथ का नाम दे दिया मैंने तो कि साउथ की कंपनीज में भी अच्छा होगा। तो ये क्या है, मेरी एजम्पशन है। बाद की बात है कि ये ट्रू है फॉल्स है सही है गलत बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरी एजम्पशन होगी। एक दो चीजों को लेके पूरे की बात कर ली, दैट इज माय एजम्पशन। इसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं। पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। इन अटेम्प्टिंग टू अराइव एट डिसीजन अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है होल। अगर हम स्टैट्स में बात करें, पॉपुलेशन का मतलब होल। साउथ की सारी कंपनीज के बारे में बात कर ली तो कंप्लीट। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, कंप्लीट। अगर हमें किसी डिसीजन पे पहुंचना है, किसी कंप्लीट चीज के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन, दो चार कंपनीज का सुन के मैंने कंप्लीट के बारे में बोल दिया कि उसमें सैलरी ज्यादा है, तो ये हम पॉपुलेशन की तरह कंसीडर कर रहे हैं और ये हमारे सैंपल्स की तरह कंसीडर हो रहे हैं। ये लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन इट इज नेसेसरी टू मेक एजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड। अगर मुझे ऐसे छोटे से पोर्शन से बड़े से पोर्शन के ऊपर डिसीजन लेना है, पहले मुझे एजम्पशन करनी पड़ती है, कुछ एज्यूम करना पड़ता है। जैसे मैंने एज्यूम किया, दो तीन कंपनीज के बारे में मुझे पता लगा, उससे मैंने कह दिया कि पूरे साउथ की कंपनीज में ही जो है सैलरी ज्यादा होती है। तो यही यहाँ पे लिखे है, पॉपुलेशन का मतलब है पूरे के बारे में बात हो रही है। तो जब हम कोई डिसीजन बनाना होता है पूरी पॉपुलेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ छोटी सी सैंपल की इंफॉर्मेशन पे, वहां हमें एजम्पशंस लेनी पड़ती है, वहां पे एज्यूम करना पड़ता है। उन्हीं एजम्पशन को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं या फिर हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। जो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे देखेंगे वो सही हो भी सकती है, नहीं भी सही हो सकती, लेकिन एक बार जो मैंने एज्यूम कर लिया शायद ये हो सकता है, वो एजम्पशन को हाइपोथेसिस कहा जाता है। क्लियर है चीज, पक्का? बहुत अच्छे से वर्ड्स क्लियर कर रही हूँ, टर्म्स क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट इज नल हाइपोथेसिस। एक बात और, अभी हमने समझा हाइपोथेसिस क्या होता है,
चैप्टर का नाम क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हम एजम्पशंस कर रहे हैं, इसी को हम टेस्ट कर रहे होंगे कि जो हमने एज्यूम किया है क्या वो सही है भी नहीं, पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे होंगे। हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशंस करेंगे, टेस्टिंग मतलब उन एजम्पशन को टेस्ट करेंगे वो सही है या नहीं, वो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नल हाइपोथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, सबसे पहले वहां पे नल हाइपोथेसिस ही लिखा करेंगे। कैसे क्वेश्चन में लिखेंगे सब आने वाली क्लासेस में अच्छे से समझेंगे, लेकिन नल हाइपोथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नल हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं? दैट इज एच नॉट से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं? एच नॉट से। नल हाइपोथेसिस का मतलब वो वाली एग्जाम्पशन जिसको हम स्टार्टिंग में ट्रू मानकर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने समझा कि हम कह रहे थे कि साउथ में जो ऑफिसेज हैं, कंपनीज हैं, उनकी सैलरी ज्यादा होती है ना, तो हम स्टार्टिंग में एज्यूम करके चल रहे थे। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, है ना, स्टेटमेंट फॉर्म में मतलब उसको स्टेट करो पूरा और उसको ट्रू मान के चलो। जैसे अभी मैंने कहा कि सैलरी वहां ज्यादा होती है, सैलरी क्या होती है साउथ में? ज्यादा होती है। तो ये हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टेट करके लिख रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में भी होगा, अभी बताऊंगी, और उसको अभी के लिए ट्रू मान के चल रहे हैं। कैलकुलेशन के बाद वो फॉल्स हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? पहले उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं और स्टार्टिंग से ही ट्रू मान के चल रहे हैं, उसे बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। जो हमने एज्यूम किया है अगर उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जाए, उसको ट्रू मान के चला जाए स्टार्टिंग से, तो उसको क्या बोला जाता है? नल हाइपोथेसिस। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, हमने क्या कहा कि वहां पे सैलरी ज्यादा होती है। हमने क्या कहा कि साउथ में सैलरी ज्यादा होती है। उसका मतलब क्या है कि मैंने सैंपल की सैलरीज देखी, मीन सैलरीज देखी, फिर मैंने कहा कि पूरी पॉपुलेशन की सैलरी भी वही होगी। सैंपल की सैलरी मतलब 3-4 ऑफिसेस कंपनीज की सैलरीज देखी, मैंने कह दिया पूरे साउथ की है मतलब पूरे पॉपुलेशन की सैलरीज की बात कर ली, तो मेरी अजम्पशन क्या है कि 3-4 की देखी सैलरी और पूरे कहा पूरे साउथ की ही सैलरी ज्यादा है। मेरे अकॉर्डिंग मेरी अजम्पशन क्या है कि जो सैंपल की सैलरीज है वही पूरे साउथ की सैलरीज होगी। तभी तो मैंने कहा 3-4 कंपनीज देखे कैसे कहती पूरे साउथ की ज्यादा होगी। तो ऐसी मैंने यही अजम्पशन है मेरी कि अगर सैंपल की है वही सारी पॉपुलेशन की होगी, ये मेरी अजम्पशन है ना, इसी को एच नोट कहेंगे स्टार्टिंग में। जो मैं मान के चल रही हूं उसी को ही अगर ट्रू स्टार्टिंग में लिख दिया जाए, फिर टेस्ट किया जाए, आगे फॉर्मूलाज लगाया जाए, उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये बात समझ आई ना? मैंने सिर्फ 3-4 कंपनीज की देख के कह दिया कि सारे साउथ में ही जो है सैलरी ज्यादा होंगी, ये तो टेस्ट करने वाली बात है। मेरी अजम्पशन तो ठीक है, एज्यूम कर ली, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट भी तो करेंगे मेरी अजम्पशन ठीक है कि नहीं है। तो जब टेस्टिंग स्टार्ट होती है कोई भी अजम्पशन हाइपोथेसिस की, स्टार्टिंग में नल हाइपोथेसिस सेट किया जाता है कि जो हमने एज्यूम किया अभी के लिए आपकी बात हम करेक्ट मान लेते हैं, आगे टेस्ट करते हैं, तो वो नल हाइपोथेसिस ये होती है। एच नोट क्या है? म्यू नोट इज इक्वल्स टू म्यू। समझ आ गई चीज? तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, बाकी क्वेश्चन में वहां समझ आ रहा होगा नल हाइपोथेसिस कैसे लेनी है, कैसे सेट करनी है। हर एक क्वेश्चन में आपको नल हाइपोथेसिस सारी चीजें समझाऊंगी, तो डोंट वरी। अभी के लिए समझो, जो भी हमने एज्यूम किया है उसको हम स्टार्टिंग में ट्रू मान के चलते हैं, इस फॉर्म में लिखा जाता है, उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। करें फिर, देखो क्या लिखा है, पढ़े फिर, चलो क्या लिखा है? द हाइपोथेसिस व्हिच इज इनिशियली अज्यूम्ड टू बी ट्रू। वो हाइपोथेसिस, वो अजम्पशन जिसको हम स्टार्टिंग से ट्रू लेके चलते हैं, उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। बाद में चाहे वो गलत हो सही हो वो देखेंगे हम अपने बाकी पैरामीटर्स से, मतलब बाकी चीजों पे कैलकुलेशंस भी, लेकिन अभी के लिए हम उसको क्या मान के चल रहे हैं? ट्रू मान के चल रहे हैं। In test of hypothesis always begin with the assumption or hypothesis. This is called null hypothesis. जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, हमेशा एक हाइपोथेसिस लिख के ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी हाइपोथेसिस होगी? नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा नल हाइपोथेसिस सेट कैसे करते हैं। आगे देखो, the null hypothesis asserts that there is no difference between the sample statistics and the population parameter, and whatever the observed difference, there is
नियरली ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द सैम्पलिंग फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नल हाइपोथेसिस ये कहते हैं, वो हम ट्रू मान के चल रहे हैं ना। ट्रू मानने का मतलब क्या है कि जो हमने सैंपल, यहाँ के एग्जांपल से बता रही हूँ, ट्रू मानने का मतलब क्या है कि जो मैंने सैंपल से डाटा ऑब्जर्व किया था कि साउथ में सैलरी ज्यादा होती है, वो पूरे पॉपुलेशन में डाल दी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं डाला दोनों के स्टैट्स में। ऐसे कैसे बोल सकते हो ना कि 3-4 कंपनी का देखे पूरे साउथ का बोल दिया, लेकिन मैंने ये बोला है नल हाइपोथेसिस में यही होता है कि जो सैंपल का डाटा है वो पॉपुलेशन के डाटा के, मैंने क्या कहा, ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है वो हम कहते हैं डाटा की फ्लक्चुएशन के कारण है, डाटा में प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो नल हाइपोथेसिस यही कहते हैं कि जो आपने अज्यूम किया ना वो ट्रू मान के चलो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई तो आगे हमें पता लग जाएगा, बट स्टार्टिंग के लिए जो अज्यूम करे अगर उसको ट्रू मान के चलते हैं उसे हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये बात समझ आ गई। ये एग्जांपल देखो, इफ वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज टू बी टेकन एज दिस, देन द नल हाइपोथेसिस एच नोट इज। ये वही बात है, अगर आपको चेक करना है, सेट करनी है एच नोट, जैसे अभी हमने सेट करी है ना, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नोट, वही लिखा है। अगर हमें टेस्ट करनी है हाइपोथेसिस किसके अबाउट, मीन ऑफ द पॉपुलेशन के अबाउट, हम ना आगे जब टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस की, मीन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए करेंगे, डिफरेंस ऑफ द मीन ऑफ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे टॉपिक करेंगे। तो कहते हैं अगर आपको टेस्ट करनी है हाइपोथेसिस किसके अबाउट, मीन ऑफ द पॉपुलेशन के अबाउट, तो वहां हम एच नोट जो है वो सेट कर रहे होंगे म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नोट। दोनों के दोनों हम मीन को इक्वल कर रहे होंगे, सैंपल वाले को और दैट इज ऑफ द पॉपुलेशन वाले को। आगे हमने टॉपिक्स करने हैं, उसका एक टॉपिक उठाया गया दैट इज मीन ऑफ द पॉपुलेशन। जहां पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे ना, वहां अलग अलग टॉपिक करेंगे, मीन ऑफ द पॉपुलेशन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो, स्टैंडर्ड डेविएशन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो। तो अगर मीन ऑफ द पॉपुलेशन की करेंगे, वहां पे जो हम एच नोट उठाएंगे वो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नोट उठाएंगे। वो ये कहना चाहता है। अगर आप अभी इसको एग्जांपल को मेंशन नहीं करना चाहते, कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं तक भी पेपर में डेफिनेशन लिखोगे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो ये एग्जांपल है ना एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बताया गया है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, सिर्फ यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में इतना भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है, क्योंकि मीन ऑफ द पॉपुलेशन आपको तभी क्लियर होगा जब इसका टॉपिक आएगा, करवाऊंगी अगला टॉपिक मीन ऑफ पॉपुलेशन ही है, तो वहां आपको समझ आएगा कि ये मैं म्यू इक्वल टू म्यू नोट यहाँ क्यों कह रही हूं। ये समझ आ गया नल हाइपोथेसिस क्या होता है, पक्का देख लो। इस म्यू नोट इक्वल टू म्यू में दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने कहा जो सैंपल, मैंने देखा सैंपल की सैलरी ज्यादा है तो सारे साउथ की सैलरी ज्यादा बोल दी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सैंपल और पूरे साउथ की सैलरी सेम है, तो मैंने म्यू नोट सैंपल की सैलरीज इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन की सैलरी इक्वल लिख दी, क्योंकि मेरी एजम्पशन थी नल हाइपोथेसिस में अपनी एजम्पशन को लिखते हैं ट्रू है, तो मैंने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में लिख दिया म्यू नोट इज इक्वल्स टू म्यू, क्योंकि मैं मानती हूँ ये बात सही है, तो एच नोट में म्यू नोट इज इक्वल्स टू म्यू लिख दिया। क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस में आपको पर सिचुएशन सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी, जैसे जैसे सिचुएशन आएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, H1। जैसे हर एक क्वेश्चन में हम सेट करेंगे नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी सेट कर रहे होंगे। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है, नल से बिल्कुल उल्टा। नल ने क्या कहा था, मान लो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नोट, कि दोनों की जो एवरेज सैलरीज है वो सेम है, पॉपुलेशन की बात कर लो या फिर सैंपल की बात कर लो। तो H1 ऑल्टरनेटिव क्या कहेगा, नहीं सेम नहीं है, ये सेम नहीं हो सकती, या तो बड़ी होंगी या तो छोटी होंगी, कम होंगी, लेकिन सेम नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होती हैं जो नल हाइपोथेसिस से उल्टा बोलती हैं कि नॉट इक्वल है, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक से ज्यादा हम कर सकते हैं। मान लो किसी ने लिखा, मैंने कहा म्यू म्यू नोट के इक्वल नहीं हो सकता, तो कोई ये सेट कर लेगा कि ग्रेटर का हम प्रूफ करके देख लेते हैं, कोई ये सेट कर लेगा लेस का प्रूफ करके देख लेते हैं। जो इसने यहाँ लिखा है उससे उल्टा ही हमारा H1 में आता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में ही आता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या सिलेक्ट करनी है, ये हमें क्वेश्चन समझा रहा होता है, क्वेश्चन बता रहा होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो नल हाइपोथेसिस होती है उससे उल्टे बात, अपोजिट बात जो होती है उसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एनी हाइपोथेसिस different from the null hypothesis is called alternative hypothesis and denoted by H1। चले नेक्स्ट, पक्का क्लियर होगी ये चीज, हाइपोथेसिस क्लियर है, नल हाइपोथेसिस क्लियर है,
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर। चलिए आगे, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। बहुत इजी है, ध्यान से समझना। मान लो H0 ट्रू है, ये फैक्ट है, ठीक है, हमने कहा ये तो फैक्ट है कि H0 ट्रू है। आपने कैलकुलेशन की, ठीक है, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन ठीक हो और आप चीज एक्सेप्ट कर लो, हाँ कि H0 ट्रू है। हो सकता है आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, हाँ H0 ट्रू नहीं है। मेरी बात समझिए, एक्चुअली में H0 ट्रू है, आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आप इस चीज को रिजेक्ट भी कर सकते हो आफ्टर कैलकुलेशन। हमसे गलती हो सकती है ना, सही चीज को भी हम बाद में रिजेक्ट कर सकते हैं ना कैलकुलेशन के बाद। अब इससे हमारा एरर बनेगा, अगर H0 ट्रू था, आपने एक्सेप्ट किया H0 ट्रू है, इसका मतलब आपका क्या रहा, करेक्ट डिसीजन रहा। क्या रहा, करेक्ट डिसीजन, कोई गड़बड़ यहां नहीं हुई। H0 ट्रू था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, सही चीज को क्या किया, रिजेक्ट, तो यहां पे आपका क्या हो गया, रॉन्ग डिसीजन हो गया। यहां रॉन्ग डिसीजन हो गया तो ये आपका बनेगा टाइप 1 एरर। कोई चीज सही थी और आपने उसको गलत कर दिया, इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। यहां पे इसको अल्फा से डिनोट करते हैं कि आपने गलती करी है, टाइप 1 एरर अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, अल्फा। करेक्ट डिसीजन को क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा। आपको याद है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, होने की प्रोबेबिलिटी अगर p है, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1 माइनस p। एक की प्रोबेबिलिटी p है, दूसरी की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1 माइनस p। अगर हमारे पास टाइप 1 एरर गलत होने की क्या है, अल्फा है, तो सही होने का क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट केस क्या है, मान लो H0 एक्चुअली में फॉल्स है। मान लो H0 क्या है, एक्चुअली में फॉल्स है, ठीक है। आपने क्या किया, H0 को एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया कि वो ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपने उसको ट्रू माना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आपने उसको ट्रू माना है। था वो फॉल्स लेकिन आपने उसको क्या मान लिया, ट्रू मान लिया, तो ये आपका रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि आपने भी उसको ट्रू प्रूफ करा है। रिजेक्ट का मतलब क्या है कि आपने भी उसको फॉल्स प्रूफ किया है। तो जो चीज ट्रू थी उसको ट्रू माना, करेक्ट डिसीजन। जो चीज ट्रू थी उसको फॉल्स माना, टाइप 1 एरर। पहले से ही फॉल्स है, फॉल्स को अगर ट्रू मानोगे, उल्टा हो गया ना, तो ये आपकी टाइप 2 एरर है। आज यहाँ पे वो चीज थी भी फॉल्स, आपने रिजेक्ट कर दी, हाँ ये फॉल्स है, तो इट मींस क्या है, ये आपका करेक्ट डिसीजन है। ये आपका क्या है, करेक्ट डिसीजन है। बहुत इजी है। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं और ये 1 माइनस बीटा, जो करेक्ट वाले हैं वो 1 माइनस से हम डिनोट करते हैं। तो टाइप 2 एरर बीटा है और इसका करेक्ट डिसीजन क्या है, 1 माइनस बीटा। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। नल हाइपोथेसिस करेक्ट थी, नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, उसके बाद आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, उसके बेसिस पे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स बनते हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर होगी ये चीज। ये अब आपने ध्यान से देखना है, ये आप नोट डाउन करना। जब आपके पास ये पीपीटी आपको मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ये चीजें आपको मिसिंग मिलेंगी जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने खुद लिखना है। अब भी स्क्रीनशॉट लेना ले लो, क्योंकि उस टाइम आपसे गलती ना हो। वैसे बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चले आगे। सही चीज को ट्रू माना, एक्सेप्ट किया, दैट इज करेक्ट डिसीजन। सही चीज को गलत मांगा, दैट इज फॉल्स। गलत चीज थी उसको ट्रू कर रहे हो, ये भी रॉन्ग डिसीजन है। गलत चीज को गलत बोला, दैट इज करेक्ट डिसीजन। चलें आगे, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 1 टाइप 2 एरर हो गया। अब तक हमने क्या सीखा, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इतना कुछ लिखा हुआ है, क्या है इसमें, बहुत सिंपल है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब मैंने कोई डिसीजन लिया, जरूरी तो नहीं है, भगवान तो नहीं है कि हर चीज हमारी सही होने वाली है, कुछ ना कुछ हमसे भी गड़बड़ हो सकती है। तो जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, उसमें कितने % चांसेस हैं कि ये मेरा डिसीजन सही है या ये मेरा डिसीजन गलत है, कितने % चांसेस है, उसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मान लो मैंने कोई डिसीजन लिया, 95% चांसेस है वो सही होगा, 5% चांस है कि वो गलत हो सकता है। तो ये 5% चांस क्या है, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक चीज को पहले तो देखो, जो आपने डिसीजन लिया कितने % चांस है वो सही होगा गलत होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी,
ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब समझो, आज सिर्फ आपने टर्म्स का मतलब समझना है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आपका सही कितना होगा, गलत कितना होगा। मान लो मैंने जो डिसीजन लिया वो 95% चांसेस है वो सही होगा, 5% चांसेस है वो गलत होगा। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है, 5%। जितने परसेंट चांसेस कि ये मेरा आंसर डिसीजन गलत हो सकता है उसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बहुत सिंपल सी चीज है, क्लियर है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कितने परसेंट चांसेस सही है आपका डिसीजन या गलत है। 95% है चांसेस है कि मेरा डिसीजन सही है, तो अपने आप हो गया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, बाकी बचाओ 5%, इतने परसेंट मेरा आंसर डिसीजन गलत हो सकता है। यही सारा लिखा है इसमें। देखो क्या लिखा है, 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल इन टेकिंग डिसीजन ओवर एन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस। अब कोई देखो आपने कहा एच नोट ट्रू था लेकिन हमने ट्रू नहीं लिया, एच नोट ट्रू था ट्रू ले लिया, एच नोट ट्रू था लेकिन फॉल्स ले लिया। यहाँ गड़बड़ हुई ना, सही चीज को आपने गलत ले लिया। ये आपने गड़बड़ की ना, ये गड़बड़ होने के भी चांस है। तो गड़बड़ होने के कितने परसेंट चांस है, इसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। देखो क्या लिखा है, ए डिसीजन ओवर द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे हो सकती है गड़बड़। जैसे हमने देखा, वी हैव टू टेक द डिसीजन एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विच वुड स्पीक ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बीइंग करेक्ट और रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग। मैंने कहा ना चांसेस बताओ कि कितने परसेंट चांस है आपका आंसर डिसीजन सही है या गलत है। चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वी हैव टू टेक द डिसीजन, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एक हमारे पास लेवल होना चाहिए कॉन्फिडेंस का जो बताएगा कि जो हमने डिसीजन लिया है वो कि क्या चीज एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज रिजेक्ट करनी है, कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट गलत है, वही चीज को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। आगे देखो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग सच अ कॉन्फिडेंस इज फिक्स्ड एट 5% लेवल। कहते हैं जब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कर रहे होते हैं वहां पे 5% लेवल का ही एक बार सेट किया जाता है। कहते हैं विच इंप्लाइज दैट डिसीजन वुड बी करेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 95%। ये 5% लेवल का मतलब क्या है कि जो मैं डिसीजन ले रही हूं वो 95% तक सही होगा। फॉर अ ग्रेटर प्रिसाइज, अगर हम और अच्छे से डिसीजन लेना चाहते हैं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 1% पे भी सेट कर सकते हैं कि 99% चांस है कि मेरा डिसीजन ठीक होगा, 1% चांस है कि मेरा डिसीजन गलत हो सकता है। क्वेश्चंस में पहले ही मेंशन होता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लेना है, 5% लेना है, 1% लेना है। इसका क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे आंसर निकालने वो तब की तब देखेंगे। अभी के लिए थ्योरी में समझो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करना होता है, क्वेश्चंस में मेंशन होता है 5% लेवल पे खेलने वाले हैं या 1% लेवल पे खेलने वाले हैं। अगर कोई लेवल मेंशन नहीं है तो हम क्वेश्चन में 5% अपने आप उठा रहे होते हैं। यही चीजें यहां लिखी हुई है, देखो ध्यान से। कहते हैं 1% लेवल भी उठा सकते हैं अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा डिसीजन है वो 99% तक की बात है कि वो सही होगा, 1% हो सकता है कि उसमें गड़बड़ हो। अब अगली बात, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। अगर आपको याद हो हमने अल्फा पहले भी यूज किया टाइप 1 एरर में कि चीज ठीक थी लेकिन आपने गलत मान ली, एरर है ना, यहाँ गलती होने के चांसेस है ना, तो यहाँ पे हमने अल्फा भी उठा सकते हैं बीटा भी, लेकिन मैंने इसके लिए क्या उठाया, दैट इज अल्फा ही एक नाम दे दिया। यहाँ पे भी तो गलती होने के चांसेस देख रहे हैं हम कि 5% भी चांस है गलती हो जाए, 1% चांस भी गलती हो जाए, तो इसको हमने अल्फा से डिनोट कर दिया। वहां पे भी अल्फा गलती के लिए था, एरर के लिए था, यहाँ पे भी हमने एरर के लिए क्या उठा लिया, अल्फा ही उठा लिया। ये चैप्टर हमें ज्यादा सिंबल नहीं देना चाहता, कहते हैं वो हमने यूज किया ना एक एरर के लिए अल्फा, वही अल्फा यहाँ यूज कर लो। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। लास्ट में यही लाइन लिखी है कि अगर आपके पास नहीं है वहां पे मेंशन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है तो आपने कितना लेना है, 5%। बिल्कुल लेना है। 5% का मतलब क्या, देखो 5/100 दैट इज 0.05। अगर परसेंटेज में नहीं चाहिए, हमें वैल्यू यूज करनी है तो हम क्या उठाएंगे, 0.05। एक ही बात है, 5% लिखो या 0.05, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 आता है, वो उसका आंसर 0.05 ही होता है। तो कई बुक्स में ऐसे लिखा होगा कि अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वहां फिक्स नहीं है तो आप अपने आप वहां 5% ले लो, या फिर लिखा होगा कि अपने आप अल्फा को क्या ले लो, 0.05। 5% हो 0.05 एक ही बात है, 5% को लिखने का ये भी
तरीका है। क्लियर है? चले नेक्स्ट, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। अभी तक जो किया पहले एक बार देखो ध्यान से। अभी तक क्या देखा हमने कि सबसे पहले नल हाइपोथेसिस चाहिए होती है। जब हम क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, ध्यान से, जब हम क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे सबसे पहले नल हाइपोथेसिस ही सेट कर रहे होंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। नल हाइपोथेसिस के बाद हम क्वेश्चन में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही सेट कर रहे होंगे। कैसे लिख रही हूं भाई? क्या सेट कर रहे होंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में भी ये करेंगे। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करेंगे। उसके बाद हमने एरर्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस में अल्फा सेट करेंगे, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने आप से क्या ले लेंगे? अल्फा की वैल्यू 0.05। ये बात हमें समझ आई। अब मैं आपको बताने वाली हूं क्वेश्चन में होगा क्या आगे। इसके बाद हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। कैलकुलेशंस का कोई आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। वो आंसर को हमें एक रेंज में चेक करना है। अगर वो आंसर हमारे पास रेंज में आता है तो हम यस कहेंगे, ठीक है, ये हमारा ट्रू है, नहीं तो नहीं। मेरी बात बहुत ध्यान समझो, मैं अभी क्यों समझा रही हूं, आगे यूज है इसका। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, लेकिन करना क्या है वो समझना जरूरी है। उसी के बेस पे आगे आने वाली डेफिनेशंस हम समझ रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे। कैसे करते हैं? क्वेश्चन में सुपर इजी वे में समझा रहे होंगे, क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन होता है, डोंट वरी। उसके बाद हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट कर रहे होंगे। उसके बाद अल्फा के बारे में बात कर रहे होंगे। ऐसे ही हमने इसी सीरियल ऑर्डर में डेफिनेशंस की हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशन करके एक आंसर निकालेंगे। अगर आंसर हमारी रेंज में लाई कर रहा हुआ, रेंज क्या होगी, कैसे निकालेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, वो भी हम क्वेश्चन में समझेंगे। हम एक रेंज डिसाइड करेंगे, जो अगर मेरा आंसर उस रेंज में आ गया तो ये ट्रू होगा, नहीं तो ये ट्रू नहीं होगा। मान लो रेंज मैंने डिसाइड की कि 1.5 से, मान लो मैंने रेंज डिसाइड की 1.64 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता। मान लो आंसर आया 1.3, ये तो मेरी रेंज में 1.64 से छोटा है, इट मींस ये मेरी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? करेक्ट होगी। ऐसे हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करेंगे, एक अल्फा सेट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में कैसे करना बताऊंगी, प्लीज ध्यान से समझो। ये स्टेप्स आपको आज की क्लास में माइंड में डाल के जाऊंगी। उसके बाद हम कैलकुलेशन करके एक आंसर निकाल रहे होंगे। उस कैलकुलेशन के आंसर के लिए एक रेंज होगी। अगर वो आंसर मेरा उस रेंज में हुआ, मान लो मैं चाहती हूँ 1.64 से छोटा आंसर आना चाहिए, तो अगर छोटा आंसर आया तो मेरा नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। अगर छोटा आंसर नहीं आया तो मेरा नल हाइपोथेसिस रॉन्ग है। इस रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आंसर रेंज में हुआ तो ये ट्रू होगी, नहीं तो नहीं। ये सारी चीजें समझ आई। अब इसी पे जो हमारी रेंज है, जिसमें हमने देखना है आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको हम एक नॉर्मल कर्व के थ्रू दिखाएंगे। ये हमने एरिया अंडर द कर्व में भी ऐसे नॉर्मल कर्व दिखाते हैं, ये वैसी ही है। एक ग्राफ मान के चलो अभी के लिए। हमारे कुछ रीजन्स होंगे, है ना, हमारी कुछ इसमें क्या होंगी? बाउंड्रीज होंगी। मान लो मैं कहती हूं कि आंसर इससे आगे नहीं आ सकता। यहां कोई वैल्यू ली, मैंने कहा आंसर इससे आगे नहीं आ सकता, आंसर इसमें आ सकता है। अगर आंसर इतनी रेंज में आया तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? एच नोट जो है इतने से एरिया में एक्सेप्ट हो जाएगा और इधर इतने से एरिया में क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने जो रेंज की बात की, अगर मैं इस नॉर्मल कर्व के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, एक रीजन मुझे एक्सेप्टेंस का मिल जाएगा, एक रीजन किसका मिल जाएगा? रिजेक्शन का, कि यहां कोई आंसर आया तो वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ये जो मैंने अपने रेंज को इस नॉर्मल कर्व के थ्रू शो किया है, इसको जो ये रिजेक्शन वाला रीजन मिला है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन। आगे मैंने इसको प्रॉपरली बनाया भी हुआ है, अगले टॉपिक में आपको अच्छे से चीजें दिख रही होंगी, सो डोंट वरी। लेकिन अभी आइडिया दी है कि जब हम किसी भी रेंज को ऐसे कर्व के थ्रू शो किया, यहां पे आंसर आया तो मेरा आंसर एच नोट रिजेक्ट हो जाएगा, यहां आंसर आया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये जो रीजन है जो मेरी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा, नल हाइपोथेसिस को, इसको बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। और जो यहाँ पे वाला है या फिर यहाँ वाला है जहां पे आंसर आने से मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अगर इस एरिया में मेरा आंसर आया ना तो मेरा क्या हो जाएगा? वो एक्सेप्टेंस, वो मेरा आंसर, वो मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। इस एरिया वाले वैल्यूज के लिए मेरे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, इसलिए ये क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन है। क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन। इसी के बारे में यहां बात हुई है। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन इज द रीजन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये रीजन कहां से मिल रहा है हमें? ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का एक रीजन है, ठीक है।
corresponding to a predetermined level of a significance। जो मैं बोल रही हूँ एक रेंज सेट करेंगे कि उसमें आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं आंसर आया तो कोई बात नहीं। वो जो रेंज सेट करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग सेट होती है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग रेंज सेट होती है। रेंज कैसे सेट करते हैं भी समझाऊंगी, पहले ये बात समझ लो। तो रीजन कहां से आया? इस नॉर्मल कर्व से रीजन आएगा। नॉर्मल कर्व कैसे बनती है, किसके अकॉर्डिंग बनती है? दैट इज जो हमारी रेंज होती है, जो हमें अल्फा दे रहा होता है। आगे देखो, द स्टैटिस्टिक्स विच लीड्स टू द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस गिव अस अ रीजन नोन एज रिजेक्शन रीजन। जिस देखो यहाँ पे वैल्यूज है, मान लो यहाँ की वैल्यू से मेरे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, तो ये वाली वैल्यूज जितनी भी है ये मेरी रिजेक्शन रीजन में आ रही है। ये सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके एक रीजन जो है उसको रिजेक्शन रीजन बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी आंसर है इसमें से वो मेरे रेंज में लाई करेगा, यहाँ पे कोई भी आंसर है वो मेरी रेंज में क्या करेगा? लाई करेगा। उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज वो मेरी रेंज में लाई कर रहा है, उसके कारण मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही होगी, तो ये मेरा क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन। यही सब कुछ लिखा है। द स्टैटिस्टिक्स व्हिच लीड्स टू द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस गिव अस अ रीजन नोन एज अ रिजेक्शन रीजन और अ क्रिटिकल रीजन। रिजेक्शन रीजन क्रिटिकल रीजन एक चीज होती है। while those which lead to the acceptance of null hypothesis, यहाँ पे कोई भी आंसर आए उससे मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। कैलकुलेशन के बाद कोई भी आंसर आए, यहाँ से अगर वैल्यू मिल गई, इस रीजन से वो आंसर मेरा मैच हो गया, कोई भी वैल्यू, तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस रीजन के जितनी भी वैल्यूज है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सेप्टेंस रीजन। ये लिखा देखो, क्या बोलते हैं उसको? एक्सेप्टेंस रीजन। तो क्रिटिकल रीजन एक्सेप्टेंस रीजन समझ आ गया। चले आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट, ये भी बहुत बहुत इजी है। आप ये मत देखना इतना कुछ लिखा हुआ मैम ये डिफिकल्ट होगा, नहीं, सुपर इजी है, ध्यान से चीज समझना। अभी तक हमने देखा, जैसे कहते हैं रिकैप होता है, नल हाइपोथेसिस सेट करना है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करना है। क्लास में लर्न कर आगे जाऊंगी, बोलो क्या करना है? नल हाइपोथेसिस, उसके बाद ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, माइंड में ऐसा होना चाहिए, नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करना होता है अल्फा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, रेंज में आई तो मेरा आंसर ठीक होगा, मतलब मेरी हाइपोथेसिस ठीक होगी। रेंज में नहीं आई तो मेरी हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रही हूं, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर अल्फा सेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अगर रेंज में आंसर आया तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगी अगर रेंज में नहीं आया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, जब जब हम क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं तब हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी सेट कर रहे होते हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन टेल टेस्ट भी हो सकता है और दैट इज टू टेल्ड भी हो सकती है। ये क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी रेंज हमें मिल रही होगी। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट कर रहे हैं वो वन टेल्ड भी हो सकती है, टू टेल्ड भी हो सकती है। वन टेल्ड क्या है, टू टेल्ड क्या है, एक बार स्क्रीन पे ध्यान से देखो, बहुत ईजी है। मैंने कहा, देखो ध्यान से, एच नोट सेट किया, मैंने नल हाइपोथेसिस में कहा कि क्लास में 90 स्टूडेंट है, 90 से कम है, 90 से ज्यादा नहीं है। क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, या तो 90 है, 90 से कम है, 90 से ज्यादा नहीं है। तो मैं नल हाइपोथेसिस लेके चल रही हूँ, क्लास के स्टूडेंट्स 90 से कम है या इक्वल है लेकिन 90 से ज्यादा नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, उससे उल्टा, कि क्लास में स्टूडेंट्स 90 से ज्यादा ही है। एग्जाम्पल से समझाऊंगी, वन टेल टू टेल। तो क्लास में स्टूडेंट्स क्या है, मैंने नल हाइपोथेसिस लिया जिसको मैं ट्रू चाहती हूँ हो जाए, क्या लिया कि 90 या 90 से कम होंगे। ऑल्टरनेटिव ने क्या कहा, नहीं, वो 90 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना। और एक और मैं टेस्ट ऐसी ले सकती हूँ, एच नोट मान लो मैंने लिया कि क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, 90 हैं, लेकिन H1 क्या कह रहा है, नहीं, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 90 नहीं है। इस दो को अगर आपने समझ लिया आपको क्लियर हो जाएगा वन टेल टू टेल। यहाँ पे उसने कहा था 90 से कम हो सकते हैं, 90 हो सकता है लेकिन 90 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऑल्टरनेटिव ने क्या कहा, 90 से ज्यादा होंगे। ये मेरा 90 है सपोज, मतलब यहाँ ऑल्टरनेटिव ने कहा कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 से ज्यादा ही होंगे। यहाँ क्या बात हो रही है कि क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा, हाइपोथेसिस नल ने कि 90 है, इसने क्या 90 नहीं है। इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, 90 से कम भी हो सकते हैं, 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो जो मेरी ऐसे ये बार सी चल रही है, एक साइड चल रही है। अब इसने कहा 90 नहीं हो सकता, 90 से कम भी 90 से ज्यादा भी। ये जो मेरी बार है वो दोनों साइड चल रही है। जब बार दोनों साइड चलती है उसको टू टेल्ड बोलते हैं, अगर बार एक साइड चलती है उसको वन टेल्ड बोला जाता है। बताओ चीज समझ आई।
चीज समझ आई। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन टेल्ड भी हो सकती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल्ड भी हो सकती है। जो हमें नल हाइपोथेसिस दी गई है उसके हिसाब से हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। अगर वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऐसी बनी है कि हमें एक साइड ही सिर्फ देखना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वन टेल्ड। जिसने कहा 90 से बड़े होंगे, 91, 92, 93, 94 इधर ही जाना है, तो ये वन टेल्ड है। अब उसने कहा था 90 नहीं, 90 स्टूडेंट्स हैं, ऑल्टरनेटिव तो उल्टा चलता है, कहता है 90 नहीं है, 90 से कम भी हो सकते हैं, 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम के लिए इधर जाना है, ज्यादा के लिए इधर जाना है, दोनों तरफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चीजें मान के चल रहे हैं। जब दोनों तरफ की बात होती है मतलब वो टू टेल्ड चल रहा है। बताओ क्लियर है, समझ आई चीज? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया, एक ये मैंने केस लिया, एक मैंने ये केस लिया। ये वन टेल्ड का है, वो टू टेल्ड का है। यही सारी चीजें यहां लिखी हैं, अभी पढ़ेंगे। अब हम यहां से भी समझ लेते हैं। देखो, अब हो सकता है कि वो इधर की बात कर रहा हो। मान लो ऑल्टरनेटिव ने कहा कि 90 से बड़ा ही होगा, ये क्या है ध्यान से देखना। ऑल्टरनेटिव ने क्या कहा कि 90 से बड़ी है वैल्यू, तो हम क्या जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है ना। 90 से बड़ी है तो इधर होंगे। ऑल्टरनेटिव क्या होता है, नल हाइपोथेसिस का उल्टा। हम तो नल हाइपोथेसिस को सही करना चाहते हैं, जो मैंने ज्यूम किया वही तो सही चाहती हूँ मैं। नल हाइपोथेसिस को क्या करना चाहती हूँ, सही प्रूफ करना चाहती हूँ। अल्टरनेटिव को कहाँ करना चाहती हूँ, गलत प्रूफ करना चाहती हूँ। क्वेश्चन में ये करूंगी ना, नल हाइपोथेसिस जो मैंने ज्यूम किया, जो मुझे सही चाहिए, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उससे उल्टा। जैसे मैंने मेडिसिन कहना है कि सबके लिए सही है, तो मैंने H नोट क्या मान के चलता है कि मेडिसिन सबके लिए सही है। जो मैं सही प्रूफ करना चाहती हूँ वो मैं नल हाइपोथेसिस लेती हूँ। तो मैंने कहा 90 से बड़ी है वैल्यू, और 90 से बड़ी इधर होगी। जो 90 से बड़ी वैल्यू है वो क्या होगा, वो तो रिजेक्शन रीजन होगा ना। मेरे लिए एक्सेप्टेंस रीजन तो ये होगा। नल हाइपोथेसिस वाला मेरे लिए एक्सेप्टेंस रीजन होता है, और जो अल्टरनेटिव वाला मैं रिजेक्शन की साइड लेके चलती हूँ। 90 से बड़ी वैल्यू इधर होंगी, ये रिजेक्शन रीजन है, ये क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। अब ये भी तो हो सकता है उल्टा, कि वो कहता है H नोट लेते कि स्टूडेंट्स जो है वो 90 से ज्यादा है, तो H1 उल्टा बोलता है नहीं, स्टूडेंट्स तो 90 से क्या है, कम है ना। मान लो H नोट ने नल हाइपोथेसिस ली होती कि 90 से ज्यादा या 90 स्टूडेंट्स है, 90 से कम नहीं है। ऑल्टरनेटिव ने उल्टा ला, नहीं 90 से कम है। मान लो 90 से कम वाले इधर थे, तो ये मेरा क्या बन गया, रिजेक्शन रीजन। ये मेरा क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। जो हम ऑल्टरनेटिव लेते हैं उसको हम रिजेक्शन रीजन की तरह मान के चलते हैं। मैंने 90 से लेस वाले ऑल्टरनेटिव में लिया, 90 से लेस वालों को मैंने यहाँ रिजेक्शन रीजन में डाला। अब ये दोनों साइड वाला, अब यहाँ हम मान लो H नोट ले रहे हैं, दैट इज कि जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 90 है, लेकिन H1 तो उससे उल्टा चलेगा। H1 क्या कहेगा, नहीं भाई 90 नहीं है, वो कितने हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो 90 से ज्यादा है या फिर 90 से क्या है, कम है। वो उल्टा कहेगा। इसने कहा था इक्वल टू 90 है, इसने कहा नहीं 90 नहीं है, 90 से ज्यादा या फिर 90 से कम है, उसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। कम वाले इधर, ज्यादा वाले मान लो इधर है। ये समझाने का तरीका है, आपको नॉर्मल ग्राफ से ज्यादा अच्छे से वैल्यू समझ आती है। मैं 90 एग्जांपल ले रही हूँ तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो इसमें ये भी हो सकता है, अल्टरनेट के हिसाब से ये भी हो सकता है। तो ये मेरा क्या है, दैट इज एक्सेप्टेंस रीजन है। ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन। इसमें एक टेल आपको दिख रही है, इसमें भी एक टेल आपको दिख रही है, दिस इज वन टेल्ड। इसमें दोनों तरफ की बात हो रही है, दिस इज टू टेल्ड। किसके बारे में बात हो रही है, टू टेल्ड। इसकी जो रिजेक्शन रीजन है राइट साइड है तो ये राइट टेल्ड बोलते हैं। इसका रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड है, दैट इज लेफ्ट टेल्ड है। इसका रिजेक्शन दोनों साइड है, दैट इज टू टेल्ड है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, बताओ क्या दिक्कत है। ये रेंज कैसे डिसाइड होगी, तो मैंने 90 का एग्जांपल लेके आपको ग्राफ समझा दिया। यहाँ पे ये रेंज होती है कि इतने रेंज में आ रहे हैं, वो इस रेंज में आंसर आया तो एक्सेप्ट है, वो हम आगे समझेंगे। ये आपको 90 का एग्जांपल लेके इसलिए समझाया, आपको एक सिंगल नंबर से ज्यादा अच्छे समझ आता है, रेंज वाली चीजें आगे समझा रही होंगी। बताओ वन टेल टू टेल क्लियर है, पक्का एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। यही सब लिखा है, फटाफट से रीड करते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं। द टेस्ट ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक मिनट लिखे रहने देते हैं। कहते हैं कोई भी टेस्ट करना है किसी भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का, द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल दिस और द सिंबल दिस इज कॉल्ड अ वन टेल्ड। हमने कहा था ना कि वो क्या है, ग्रेटर देन 90 या फिर कहेंगे लेस देन 90। अगर किसी एक साइन से हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस शो कर रहे हैं तो वो वन टेल्ड होगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है देखो, कॉल्ड अ वन टेल टेस्ट सिंस द एंटायर क्रिटिकल रीजन लाइज इन वन टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द
दैट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे आपने देखा कि क्रिटिकल रीजन कहाँ लाया कर रहा था, कहाँ गया, देखो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन कहाँ लाया कर रहा है, एक टेल पे लाया कर रहा है। क्रिटिकल रीजन कहाँ लाया कर रहा है, एक टेल पे। क्रिटिकल रीजन बोलो रिजेक्शन रीजन एक ही बात होती है। तो जब हम ऑल्टरनेटिव में सिर्फ एक साइन लेते हैं, या फिर लेस का या फिर ग्रेटर का, तो क्रिटिकल रीजन या तो इधर होता है या इधर एक टेल पे होता है, इसलिए इसको बोला जाता है वन टेल टेस्ट। आगे देखो, द क्रिटिकल रीजन फॉर ऑल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंटेनिंग द सिंबल दिस लाइज एंटायरली ऑन द राइट टेल। आपको समझ आ गया, जब ग्रेटर की बात हो रही है तो रिजेक्शन रीजन कहाँ हो जाएगा, राइट टेल में। देखो ग्रेटर की बात हो रही थी, हमने आगे जाना होता है भाई। ग्रेटर की बात हो रही थी 90 से ग्रेटर, तो सारा रीजन कहाँ आ गया था, राइट साइड आ गया था। तो जब ग्रेटर का साइन होता है राइट साइड होते हैं, जब हम दैट इज लेस की बात होती है तो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। अब आपको समझ आ गया, ग्रेटर पे ऑल्टरनेटिव की बात हो रही है तो राइट साइड पे ग्रेटर हो रहा है, यही रिजेक्शन रीजन होगा। ऑल्टरनेटिव जहाँ होता है वहां रिजेक्शन रीजन बनता है। ये सारी चीजें कनेक्ट करोगे जब आप एक बार पढ़ोगे। मेरे से समझ लिया 40%, 50%, 70% भी आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। जब आप एक बार खुद पढ़ोगे 101% आपको एक चीज क्लियर होगी, क्योंकि तभी हमारे माइंड में चीजें समझ आ रहा होगा। लेकिन कंसेप्ट माइंड में बैठाने के लिए एक बार खुद जरूर पढ़ना पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या है, द क्रिटिकल रीजन फॉर ऑल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंटेनिंग द सिंबल ग्रेटर, वो राइट पे लाई करता है। जिस पे लेस का साइन होगा वो कहाँ लाई करता है, लेफ्ट पे लाई करता है। एज सच पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में जो आपको चीजें समझ आई है वही लिखनी है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको अभी वर्डिंग्स में सारा समझाया वही पेपर में लिख दो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये वर्डिंग अगर आप देखो, जो समझ लिया अपनी लैंग्वेज में लिखना। अगर लर्न करने बैठोगे ये चीजें कॉलेज में नहीं चलती है, समझ लो यहाँ से पढ़ के चीजें समझ आ जाएंगी, पेपर में जाके अपनी लैंग्वेज में लिखना। आगे क्या लिखा है ध्यान से, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंटेनिंग लेस सिंबल, वो कहाँ होगा, लेफ्ट टेल में होगा। द सिंबल इंडिकेट्स द डायरेक्शन वेयर द क्रिटिकल रीजन लाइज, कि सिंबल बताएगा अगर ग्रेटर देन का साइन है तो राइट साइड होगा, लेस देन का साइन है तो लेफ्ट साइड होगा। आगे देखो क्या लिखा है, टेस्ट ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिटन विद द सिंबल नॉट इक्वल टू इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। अभी देखो एग्जांपल हमने देखा था, हमने कहा था कि जो स्टूडेंट है वो 90 है H0 के अकॉर्डिंग, तो H1 क्या चलता है, उल्टा चलता है। H1 ने क्या कहा कि नहीं स्टूडेंट 90 से बड़े हो सकते हैं, 90 से छोटे हो सकते हैं नंबर में, लेकिन 90 नहीं हो सकते। ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या आ गया, उससे उल्टा। उसने कहा था 90 होंगे, तो H1 ने क्या माना, नहीं 90 नहीं हो सकते, या तो ग्रेटर होंगे या लेस होंगे। जहां पे भी नॉट इक्वल इंट्रोड्यूस हो जाता है वहां पे किसकी बात हो रही होती है, टू टेल टेस्ट की। यही यहां पे इसने लिखा है। आगे देखो क्या लिखा है, द क्रिटिकल रीजन इज स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दोनों तरफ से उसके क्रिटिकल रीजन रिजेक्शन रीजन। तो अगर नॉट इक्वल टू आ जाए ऑल्टरनेटिव में तो वहां पे दो क्रिटिकल रीजन बनते हैं, वन इन ईच टेल, दोनों तरफ टेल में बनता है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, किस में बनता है, टेल में बनता है दोनों तरफ। देखो दोनों तरफ टेल में बना है, ये रहा एक रिजेक्शन रीजन, एक ये रहा रिजेक्शन रीजन। क्लियर है, चले नेक्स्ट। ये था वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब हम सेट कर रहे होंगे हमें वहां समझ आ रहा होगा कि ये वन टेल्ड है, टू टेल्ड, और बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, वहां पे भी आपको समझा रही होंगी, पर आज थ्योरी करनी, एक बेस बनाना आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल वैल्यू, जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से कि हम पहले नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे। क्या करें हमने, दोबारा से डिस्कस करते हैं। नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे, ऑल्टरनेटिव देखो नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे H नोट, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करेंगे H1, फिर अल्फा सेट करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर क्या करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का आंसर किस में आना चाहिए, रेंज में। वो रेंज क्या है, यही क्रिटिकल वैल्यू, यही हम रेंज डिसाइड करेंगे। ये हमें रेंज माइंड में रखनी है, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू इज रेंज, जिसमें हमें चेक करना है कि जो हमारा कैलकुलेशन के बाद आंसर आया है वो उस रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं। यही वो रेंज है जिसमें हमने चेक करना है आंसर, लिखा हुआ रेंज। क्लियर है। अब देखो इसको आपने माइंड में बिठाना है, एज सच ध्यान से देखना। हमारे पास अल्फा क्या हो सकता है, 0.1, 0.05 है ना, दैट इज नेक्स्ट इज 0.01, 0.001, ये हमारे अल्फा हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है 10%, इसका मतलब क्या है 10%। पॉइंट को 2 आगे ले जाओ, ये पॉइंट है 1, 2, दैट इज 5%। पॉइंट को 2 आगे ले जाओ, दैट इज 1%। पॉइंट को 2
आगे ले जाओ, दैट इज 0.1%। अल्फा जो हमारा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वैसे पॉइंट्स में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है। 0.1 का मतलब पॉइंट को 2 आगे आपने ले जाना है, एक यहाँ पे लेके कुछ नहीं लिखा तो 0 के आगे ले जाओगे, मतलब 10% की बात हो रही है। 0.05 मतलब पॉइंट एक गया दूसरा गया, मतलब 5% की बात हो रही है। यहाँ पे 1% की बात हो रही है, यहाँ पे 0.1% की बात हो रही है। ये बात समझ आई? ठीक है, ध्यान से देखो, हमने रेंज देखनी है। हम यहाँ पे 2 टेल्ड के लिए देखेंगे क्या रेंज रहेगी, और यहाँ पे देखेंगे 1 टेल्ड के लिए। क्वेश्चन में हमें ऑल्टरनेटिव से समझेंगे कि वो 2 टेल्ड है कि 1 टेल्ड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम रेंज मैच कर रहे होंगे। हम पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? 2 टेल्ड के बारे में। 2 टेल्ड के लिए ध्यान से देखना, ये आपने नोट करनी है अपने पास। ये आपको पीडीएफ में वैल्यू नहीं मिलेगी, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये अपने पास नोट करना। पहले लर्न करने का तरीका देख लो। 0.1 तो पहले यहाँ पे 2 टेल्ड है 1.65, दैट इज 1.96, 2.58, 3 पॉइंट दैट विल बी 29। ये एज इट इज लर्न करनी है और हो जाती है। अगर मेरे को लर्न है तो आपको भी हो जाएंगी। 2 टेल्ड के लिए अगर 0.1 की 10% की रेंज देखनी है 1.65, 0.05 के लिए 1.96, यहाँ पे 1% के लिए कितनी है 2.58, 0.1% के लिए कितनी है 3.29। अब आ जाते हैं 1 टेल्ड में। 1 टेल्ड में क्या है 1.28 आएगी पहले वाले की। सेकंड क्या है 1.64। मैंने कैसे लर्न किया अभी बताऊंगी। 2.33, 3.10, ऐसे ये वैल्यूज आपको माइंड में रखनी है। मैंने क्या किया हुआ है, ये पूरा टेबल अपने माइंड में रखा हुआ है, कुछ चीजों के कनेक्शंस बनाए हुए हैं ताकि मुझे लर्न रहे। देखो ध्यान से, ये 1.65 पहले मैंने लर्न की हुई है, 1.96, ये 2 वैल्यूज लर्न की हुई है। ठीक है, 2.58, 1 वाली 2 होगी, फिर आगे 2 वाली आएगी 2.58, 2 के नेक्स्ट वाली 3 पॉइंट, ऊपर वाला 2 उठाया और इस 8 का वाला 9 उठाया। ऐसे माइंड में एक पैटर्न बिठा के रखा हुआ है। 1.65, 1.96 माइंड में है, 2.58 से 1 के बाद 2 वाला आएगा, नेक्स्ट 3.2 उठाना है और 8 का नेक्स्ट वाला 9 उठाना है। अब 1.28 ये पहली याद रखी हुई है, नेक्स्ट वाला इसका एक कम 1.65 से 1.64, ये 2.33 और ये 3 पॉइंट है साथ में 10। ऐसे पैटर्न बना के, मतलब 1-2 बार लिख तो माइंड में पैटर्न बैठ जाता है, आप माइंड में रख तो, इसका कोई आपने लॉजिक कुछ नहीं, ये आपको एज सच लर्न करनी है। ये वैल्यूज हैं किसकी? ये मोड z की वैल्यू है, दैट इज किसकी है? मोड z की। अब z है क्या? ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। z है क्या यहाँ पे? दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये हम क्वेश्चंस में निकाल लेंगे। अगर इसका आंसर इस रेंज में आया तो हम मान के चलेंगे हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करेंगे, अल्फा देखेंगे, कैलकुलेशन में z निकालेंगे। अगर z इस रेंज में आया, रेंज कैसे चेक करते हैं कल क्वेश्चन में समझाऊंगी। अगर हमारा इस रेंज में, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम कल क्वेश्चन में चेक करेंगे तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस कहेंगे एक्सेप्ट हो गई। ये आपने माइंड में रखना है। कल की क्लास में आपको ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, सामने रखोगे चीजें याद होंगी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज होती है 5% और 1% वाली यूज होती है। 5% और 1% वाली। 5% की 2 टेल्ड कितनी है 1.96। 1.96 के क्लिक होते ही मेरे सामने आ जाता है 1.64, इसके सामने 1.64 है। अब 1% की जो 2 टेल्ड की कितनी है 2.58। 2.58 के सामने 2 पॉइंट वाली ही थी, मुझे क्लियर है, वो 2.33 थी, वो ये रही। ऐसे माइंड में पैटर्न बिठा दो। ये टेबल 2 टेल्ड है, फिर 1 टेल्ड है, यहाँ क्या लिखा है माइंड में रखो, अपने आप रेंज लर्न हो जाती है। ये चीज क्लियर है? क्रिटिकल वैल्यू ये टेबल माइंड में होना चाहिए। इसमें रेंज कैसे चेक करते हैं कल की क्लास में सीख रहे होंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये तो हमें आता ही है। सबसे पहले क्या सेट करना है H नोट। H नोट सेट होगा तो उसका अपोजिट H1 भी अपने आप सेट हो जाएगा। जो H नोट करता है उससे अपोजिट काम करना हो उसे H1 कहते हैं। तो सेटअप नल हाइपोथेसिस H नोट और साथ ही H1 आप सेट करोगे। उसके बाद सुटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब आप अल्फा सेट कर रहे होगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो अल्फा हम क्या लेंगे 0.05। देखो इस क्रिटिकल वैल्यू में है ना 0.05, ये अल्फा सेट करके हम ये क्रिटिकल वैल्यूज की रेंज चेक कर रहे होंगे।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सेटअप अ सुटेबल टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर हम सुटेबल टेस्ट करेंगे। अब हम क्या वैल्यू निकालनी है, कैसे वैल्यू निकालनी है, कि मतलब कैलकुलेशंस करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी कैलकुलेशन करनी है, वो इस पॉइंट में कर रहे होंगे। फिर मेकिंग डिसीजन, फिर अब हम जब ये सारा काम कर लिया, अपनी क्रिटिकल वैल्यूज का यूज करके डिसीजन बना रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, क्रिटिकल वैल्यूज का यूज करके अपना डिसीजन बना रहे होंगे। ये प्रोसीजर हम क्वेश्चंस के लिए फॉलो करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है कि कैसे हम काम कर रहे होंगे। इस पे टाइम लगाना जरूरी था। आज जितना हमने टाइम लगाया, आने वाली क्लासेस में हमें सुपर सुपर इजी चीजें लग रही होंगी। ये इजी है, एक बार ये पीडीएफ अच्छे से रीड करना, जो आपको डाउट लगा है वो स्टेप, वो पॉइंट दोबारा सुनना, बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसी के साथ सारा थ्योरेटिकल पोर्शन इसका कंप्लीट होता है। आने वाली क्लासेस में हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना H0 H1 अल्फा, ये जितना मैंने प्रोसीजर बताया, H0 H1 अल्फा, नेक्स्ट वन इज दैट इज कैलकुलेशन करना और फिर रेंज में चेक करना और फिर अपना डिसीजन देना। ये 6 पॉइंट्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आपको लर्न हो गया। क्या करोगे, H1 सबसे पहले H0, फिर क्या करोगे H1, फिर अल्फा, फिर क्या करोगे कैलकुलेशंस, फिर क्या करोगे रेंज में चेक करोगे और उसके बाद क्या लोगे, डिसीजन लोगे। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। आपको यही क्लास में लर्न करवा के जा रही हूं। H0, फिर H1, फिर अल्फा, फिर कैलकुलेशन, फिर रेंज, देन फिर डिसीजन। इससे आपके क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हो रहे होंगे। H0 H1 कैसे करते हैं क्वेश्चन में समझेंगे, अल्फा कैसे करना है, रेंज कैसे चेक करनी है क्वेश्चन में समझ रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे पीडीएफ, ये सारी क्लासेस की अपडेट कब कौन सा पार्ट है आपको मिलता रहेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। ये कमेंट करके जाना सारा प्रोसीजर।